अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल फ़रेब मोहब्बत आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। आयत आयत वो अंधेरे में बैठी रो रही थी। हिचकियों से उसने अपना मुंह उठाकर एक बार वजाहत को देखा था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं, रो रो कर सूज गई थीं। आंखों के नीचे हल्के ही बता रहे थे वो कितने दिनों से सोई नहीं थी। आयत एकदम खड़ी होकर वो उसके सामने आई। उसके बाल खुले उसके मुंह पर थे, जिसकी लटें भीग गई थीं रो रो के। अच्छा नहीं किया तुमने मेरे साथ वजाहत। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्यों मुझे क्यों इतनी बड़ी सजा दी? वो वजाहत के करीब आते बोली। कभी माफ़ नहीं करूँगी मैं, कभी नहीं, कभी माफ़ नहीं करूँगी। एक पल ऐसा भी आएगा कि मुझे बैठ के रोगे तुम कि तुमने मेरे साथ क्या किया। वो रब की ज़ात तुम्हें कहीं सुकून नहीं लेने देगी, कहीं नहीं। नहीं, एकदम उसकी आँख खुली थी। सुबह का उजाला छा गया था। दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। वो एकदम उठ के बैठा था। वाक़ई उसकी ज़िंदगी में सुकून ना था। जब जब वो गहरी नींद सोता था, वो ऐसे ही रोती हुई उसके ख्वाब में आती थी और ऐसे ही वो उठता था। 3 साल हो गए थे उसे गए हुए या छोड़े हुए। वो उठा, उसका मूड ऑफ़िस जाने का नहीं था। बाहर टीवी लाउंज में आके सिगरेट जलाकर बैठ गया। सामने से चलती छोटी छोटी गाड़ियों को शीशे में से देख रहा था। वो जानता था उसने आयत के साथ ठीक नहीं किया था, पर उसे नहीं पता था कि उसकी ज़िंदगी में वो 3 साल बाद भी ऐसे ही आती रहेगी। लंदन की एक कंपनी उसने शुरू की थी। पढ़ाई के बाद 1 साल में बहुत अच्छा उसने उसे बहुत आगे तक लेके गया था। पाकिस्तान वो जाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने लंदन में ही अपना बिजनेस शुरू कर लिया था। आंखें बंद करता था तो उसी का चेहरा सामने आता था। पल पल उसकी आवाज़ें आती थीं। वजाहत तुमने क्यों किया ऐसा? तुमने ठीक नहीं किया। तुम कहीं सुकून नहीं पाओगे। आज भी जब वो सोया था तो यही था। बाहर की रोशनियों को देख रहा था। जब 3 साल पहले वो उसे मिली थी, उसे बाकायदा अपने सामने नहीं देखा था। मोबाइल से शुरू होने वाली मोहब्बत मोबाइल पे ही ख़त्म हो गई थी, क्योंकि वजाहत पाकिस्तान नहीं था। आंखें बंद किए वो लेट गया जब उसके दिमाग में सब कुछ फिर से चल पड़ा था। 3 साल पहले क्या हुआ था? आसिम, जाहिद, वजाहत, अरमान स्कूल से कॉलेज और कॉलेज से यूनिवर्सिटी में इकट्ठे रहे थे। अरमान मुस्तबद तबके से ताल्लुक़ रखता था। जाहिद और वजाहत अच्छे घर से थे, जबकि आसिम बिल्कुल ही गरीब था। पर कभी चारों के बीच कोई अमीरी गरीबी नहीं आई थी। जाहिद ऑस्ट्रेलिया चला गया था पढ़ाई करने और वजाहत लंदन, जबकि आसिम ने वहीं पढ़ाई को बाय बाय कह के जॉब शुरू कर दी थी। पर अरमान अभी भी पढ़ ही रहा था और साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था। चारों ने जब अलग हो गए तो अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। इतनी दूर होके भी वो पास होते थे, बातें करते रहते थे। आज भी ग्रुप में लगे थे। सब रात का वक्त था। और बता अरमान, कहाँ खजल हो रहा है आजकल? वजाहत, कहीं नहीं यार, बस पढ़ाई और जॉब में रात को आओ तो होश ही नहीं होता, अरमान ने जवाब दिया। आजकल एक मिशन पर भी लगा है, आसिम ने लुकमा दिया। कौन सा मिशन? अब के जाहिद भी चुप नहीं रहा। लड़की पटाने का, जो कि पट नहीं रही। अरमान का रिएक्ट देखकर सब हंस पड़े। खैर है, कौन है? वजाहत ने पूछा। कोई नहीं यार, एटीट्यूड बहुत है इसमें। मुझे उसका एटीट्यूड तोड़ना है। बस पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। माना कि खूबसूरत है, पर किसी से बात तक करना गवारा नहीं करती वो, और मुझे ऐसी लड़कियां जहर लगती हैं। इसीलिए पीछे पड़ा हूँ। उसे बताऊं कि अपना एटीट्यूड अपने पास रखे। पर मसला ये है, आप ही की नंद है। अरमान, तेरे बस में ये बात नहीं तो रहने दे, वजाहत ने हंसकर कहा। तो तेरे बस की भी नहीं कि ये भी याद रख, तेरे जैसे को भी घास नहीं डालेगी। मैंने देख लिया है, अरमान ने चिढ़ कर कहा था। और इन दोनों की बातों के मज़े जाहिद और आसिम ले रहे थे, हंसने का रिएक्ट करके। मैं यहाँ लंदन की पता नहीं कितनी पीछे लगाई हुई हैं, वो तो फिर देसी कुड़ी है, वजाहत ने जवाब दिया। पर वो इनमें से नहीं है, तेरे भी बस की नहीं है। तू भी नहीं पटा सकता उसे, अरमान ने शोखी मारते हुए कहा। चैलेंज मत कर, तुझे पता है चैलेंज मुझे बहुत पसंद है, और मैं जब जिस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लूँ तो फिर उसे जीत कर ही रहता हूँ। वजाहत लगा फिर शर्त, इस लड़की को पटा के दिखा, मैं मान जाऊंगा तो वाकई कोई चीज़ है। अगर हारा तो? अरमान ने बड़े फखर से कहा। अगर हारा तो सज़ा में भी सोच के दूंगा, जो माननी पड़ेगी, अरमान ने वजाहत को कहा। ठीक है, जीता तो मैं भी सज़ा सोच के दूंगा, फिर जो तुझे माननी पड़ेगी।
सुन लो तुम दोनों भी, वजाहत ने आसिम और जाहिद से कहा। पागल हो गए हो तुम दोनों तो, जाहिद ने दोनों के कहा। शर्त लग गई है अब तो अरमान हार मान ले तू। मैं भी चुप कर जाता हूँ, वजाहत ने मैसेज किया। मैं कभी नहीं मानूंगा, ये बात मुझे पता है। वजाहत सिकंदर को चैलेंज बहुत पसंद है और चैलेंज भी वो जीत जाता है। सबके जो चैलेंज मैंने किया है वो कोई आम नहीं है। अरमान ने भी भरपूर जवाब दिया। तो ठीक है, फिर बात हो गई। अब नंबर के तबादले हुए दोनों में और वजाहत ने चैलेंज के तौर पर कबूल कर लिया। आयत आयत जी जी भाभी, वो अपनी किताबों में गुम बैठी थी जब उसे अस्मा, उसकी भाभी अरमान की बहन की आवाज़ आई। बस करो अब, उठ जाओ, बर्तन धो जाके और काम ख़त्म करो तुम्हारे भाई के आने से पहले। फिर वो कहते हैं सारा दिन काम में लगाई रखती हूँ, जैसे बच्चों को संभालना और घर को देखना तो ये कोई काम नहीं, बाहिरा आके करता है कोई। जी भाभी, वो अपनी किताब साइड पर रखकर सारे घर का काम करके थक गई थी। भाभी काम हो गया है, मैं थोड़ी देर छत पे जा रही हूँ। ठंडी हवा चल रही थी, बादल बने थे। ऊपर आकर उसने आसमां को देखा, जो वो उसका दोस्त था। इसमें उड़ने वाले परिंदे हवा में लहराते, उसके खुले लंबे बाल उसके चेहरे पर उसके होंठों को छू रहे थे। बड़ी बड़ी आंखें और गुलाबी होंठ, गोरी रंगत। खानदान वाले कहते थे बिल्कुल अपनी माँ की शक्ल है। छत पर एक तख्त बिछा था, वो वहां आके बैठ गई। 12 साल की थी। माँ बाप कहीं किसी के घर जा रहे थे। रास्ते में ही एक हादसे का शिकार हो गए। एक बड़ा भाई था जो 8 साल बड़ा था। 20 साल का था जब माँ बाप की वफात हुई। कुछ रिश्तेदारों ने, करीब के रिश्तेदारों ने भाई की शादी कर दी थी क्योंकि आयत छोटी थी। 10 साल हो गए थे भाई की शादी को जब भाभी ब्याह के आई थी, तो शऊर की जिंदगी में आयत कदम रख रही थी। शादी से एक दिन पहले भाई ने अपने पास बिठा के सर पे हाथ रखा था। आयत अब 13 साल की हो गई हो, आने वाली मुझे नहीं पता कि कैसी होगी, पर तुम उसके साथ अच्छा रहोगी तो वो भी अच्छी रहेगी। उसे किसी काम से इनकार नहीं करना, और एक बात याद रखना कि कभी भी ऐसा कुछ मत करना कि मेरा सर शर्म से झुक जाए। मैं हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, पर मैं नहीं चाहता कि कभी तुम गलत चीज़ में पड़ो या कभी कुछ गलत करो। ये दोस्तियाँ वगैरह मुझे नहीं पसंद और मैं नहीं चाहता कि तुम इन फजूल कामों में पड़ो। वो दिन है और आज का दिन सिर्फ घर में ही दिल लगाया, घर के कामों में लगाया। जो भाभी ने कहा वही किया। दोस्त कभी नहीं बनाए। जो खानदान की कज़नें थीं, उनके भी कभी कभार ईद त्यौहार पर जाना होता था। ना कोई बहन थी, ना कोई भाई था, ना कोई दोस्त था। छत पे 2 घड़ी आके आसमां को देखती रहती थी। ना रिश्तों का प्यार था। भाई ने ज़रूरतें तो सब पूरी कर दी थी, पर खुद सारा दिन काम से थके आते थे तो बाकी टाइम अपने बच्चों को देते थे। पढ़ाई मैट्रिक के बाद घर में ही बैठ के करवाई। 21 साल की हो गई थी। कभी कभी बैठे बैठे रोने लगती थी। कोई तो मेरा हमराज होता जो मुझे सुन सकता, जैसे मैं अपनी सुनाती कोई मेरी सुनता। नमाज पढ़ती थी, कुरान से दिल लगाती थी। सुकून भी बहुत था, पर उम्र के दौर में थी कि उसे एक साथी की ज़रूरत थी। भाई की बातों की वजह से उसने दोस्तियां नहीं बनाई। मोबाइल भी उन्होंने लेके दिया, पर कभी हिम्मत नहीं हुई किसी से बात कर ले। उसका खामोश रहना, ऐसे जवाब ना देना, अच्छा खाना, पहनना, ओढ़ना, सबको लगता था भाई ने लाडों में रखा है। उसमें घमंड, एटीट्यूड आ गया है, पर अंदर से वो क्या थी वही जानती थी। अभी वो अपनी ज़िंदगी को सोच के छत पे बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू छलके। उसे अपनी अम्मी याद आ रही थी कि वो होती तो इनसे ही ढेर सारी बातें करती। तभी उसके मोबाइल पर बेल बजी। उसने देखा रॉन्ग नंबर था। मोबाइल साइड पर रख दिया। फिर उसे व्हाट्सएप मैसेज आया जिसमें सलाम था। सीन करके आयत ने कोई जवाब नहीं दिया, फिर इग्नोर करके मोबाइल साइड पर रख दिया। तभी मोबाइल ने फिर से मैसेज का अलार्म बजाया। क्या मैं बात कर सकता हूँ आपसे? ज़रूरी बात है, प्लीज़ सीन करके जवाब तो दे दें। सामने मैसेज पढ़कर उसका दम ज़ोरों से धड़का। कौन? कि ये शायद गलत नंबर मिला दिया है, मुझे कुछ और ही समझ रहा है। क्या करूँ? जवाब दूँ कि नहीं? दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। आयत आयत अभी उसने मोबाइल हाथ में ही पकड़ा था। नीचे से भाभी की आवाज़ आई। जी भाभी। दिल था कि काबू में नहीं आ रहा था, धड़कनें तेज़ थीं। जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, ये ज़ुबी को खाना खिला दो, मैं घर बात कर लूँ। स्कूल से 2 घड़ी बात भी नहीं करने देते। उसके भाई के 3 बच्चे थे, 2 बेटे 1 बेटी। ज़ुबिया को लेकर वो अपने कमरे में आई। तभी मोबाइल की फिर से बेल बजी। जवाब तो दे दें, मुझे पता लगे आप ठीक हैं। आयत ने धड़कनों को संभालते हुए मैसेज का जवाब दिया। कौन? आगे से जवाब आया। ये आशी का नंबर नहीं है? आयत ने जवाब दिया। नहीं, आपने गलत नंबर मिलाया है। ओह अच्छा, सॉरी। फिर आप कौन है? आयशा नहीं है तो? आयत ने जवाब दिया। मैं आयत हूँ। इतनी चालाकी नहीं आती थी उसकी। इस मासूमियत पे वजाहत हैरान हुआ था कि ये सच में मासूम है कि सब ड्रामा है। आयत, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? अगले ही पल वजाहत ने मैसेज किया। क्या बात? धड़कनें तेज थी, पर वो भी जवाब दे रही थी। अजीब तजस्सुस था जानने का कि आगे कौन है, पर दिल भी धड़क रहा था कि कोई अपना हुआ या भाई भाभी को पता लग गया तो।
ऐसे ही कोई भी अगर आप बुरा ना मनाएं तो। वजाहत ने सवालिया पूछा। नहीं, मैं किसी से बात नहीं करती, आयत ने दो टुक जवाब दे दिया। पर इसकी कोई खास वजह? वो भी वजाहत था, उसने चैलेंज किया था, जो पूरा करना था, हर हाल में किसी भी तरह। बस वैसे ही मुझे शौक नहीं है किसी से बात करने का, इसलिए मैं किसी से बात नहीं करती। पर इंसान की ज़िंदगी में कोई तो होता है जो उसे दिल की बात करे। क्या आपकी ज़िंदगी में है? अगर है तो बताएं, मैं मैसेज नहीं करूँगा फिर। नहीं, कोई नहीं है, पर आप मुझे फिर भी मैसेज नहीं करें, धड़कते दिल के साथ उसने कह दिया था। नहीं करे, पर इसे एक अच्छे दोस्त की ज़रूरत थी। वो चाहती थी इससे बात करना, पर भाई की वजह से उसने मना कर दिया। पर मुझे आपका लहजा बहुत अच्छा लगा है, और बाई चांस गलत नंबर मिल गया है तो आप मुझे जानती हैं ना, मैं आपको तो सिर्फ बात ही करनी है, तो इसमें हर्जी क्या है? अच्छी दोस्त मुझे मिल जाएगी और एक अच्छा दोस्त आपको। फिर वजाहत ने मैसेज किया। आयत का दिल कर रहा था और उसने बात भी ऐसे कर दी थी। पर मैं आपसे अभी बात नहीं कर सकती, मेरी मजबूरी है, आयत ने जवाब दिया। तो फिर कब कर सकती हैं? मैं तब कर लूँगा। क्या कहूँ, हाँ करूँ कि नहीं? उसे इन्हीं दिनों में अम्मी की याद आ रही थी, रोती थी, कोई बात करने के लिए नहीं था। और पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई उसे अपनी सुनाने को कह रहा था। आप क्या सुनना चाहते हैं कि मुझसे? आयत ने जवाब दिया। कोई भी बात जो आपके दिल में हो। ठीक है, मैं रात में बात करूंगी आपसे, आयत ने धड़कते दिल से जवाब दिया था। शाम ढल गई थी और आयत एक एक मिनट घड़ी पे देख के गुजार रही थी। खाना खा के सब अपने अपने कमरे में थे। उसकी भतीजी आयत के साथ कमरे में सोती थी, भाई भाभी अलग साथ वाले कमरे में। रात हो गई थी, सब अपने कमरों में चले गए थे और आयत की नज़र मोबाइल पे ही थी। वो खुद पहले मैसेज नहीं करना चाहती थी। लेटे लेटे उसे 2 घंटे हो गए थे, बार बार मोबाइल उठाकर देख रही थी, उसका मैसेज आया भी कि नहीं। हजार सवाल थे जो जहन में घूम रहे थे कि कौन है, मुझसे क्यों बात करना चाहता है, कि वैसे ये बात भी ठीक की है, मैं ना जानती ना वो जानता, बात करने में क्या हर्ज है। रात के 2 बज गए थे, उसकी आंखें जैसे ठहर गई थीं। तभी मोबाइल पे मैसेज आया। हेलो आयत, कैसी हो? सो गई? इतने सारे सवाल थे, कैसे जवाब देती? वजाहत ने देखा कि सीन फौरन से हुआ है, मैसेज मतलब वो इंतजार कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम, आयत ने सलाम किया। वजाहत ने जवाब दिया। अगला सवाल भी वजाहत ने ही किया। कैसी हैं आप? डरते डरते आयत ने जवाब दिया। मैं ठीक हूँ, सॉरी आपको मेरा इंतजार करना पड़ा, मैं ज़रा बिजी था। अगला मैसेज वजाहत ने किया। कोई बात नहीं। क्या करती हैं आप? मैं पढ़ती हूँ, बाकी घर में होती हूँ, घर के काम वगैरह। आप क्या करते हैं? पहली बार आयत ने धड़कते दिल के साथ सवाल किया। गुड, मैं लंदन में होता हूँ, फ़िलहाल पढ़ रहा हूँ, मेरा नाम वजाहत है। जब उसने अपना नाम बताया तब आयत को ख़याल आया, इसने तो नाम भी नहीं पूछा। काफ़ी देर इधर-उधर की बात करने के बाद रात के 4 बज गए। वजाहत ने उसे जहाँ तक समझा था, वो एक सीधी-सादी सी लड़की थी और ज़्यादा नहीं बोलती थी। जितने भी सवाल किए थे वो वजाहत ने ही किए थे, उसने तो उसका नाम तक नहीं पूछा था। उसे समझ नहीं आ रही थी, ये एटीट्यूड था कि उसकी कम बोलने की आदत थी, पर अभी एक दफ़ा में ही नहीं समझ सकता था, इसलिए बाय कहकर काफ़ी देर उसके बारे में सोचता रहा था। कब आँख लगी उसे नहीं पता। मगरिबी दुनिया में रहने वाला ये लड़का अपने देश का कल्चर नहीं भूला था। बाहिर हो के भी अक्सर कुर्ता पहनता था और मेम देखकर दंग रह जाती थीं। अक्सर पार्टीज़ में भी जाता था, वीकेंड पर दोस्तों के साथ। बहुत लड़कियाँ उसकी पर्सनैलिटी देख के ही फ़िदा थीं, पर उसने कभी खुद के आगे नहीं बढ़ा था। बार में नशे अड्डे में जाता ज़रूर था, दोस्तों के साथ भी कभी पीता नहीं था सवाए सिगरेट के। पहली बार उसने देसी लड़की से बात की थी, उसकी अपने घर का माहौल भी खुला था, पर बहुत टाइम के बाद उसने किसी ऐसी लड़की से बात की थी जिसे वो समझ नहीं सका था कि उसका एटीट्यूड है या फिर कम बोलना। अगले दिन भी रात को खुद ही वजाहत ने मैसेज किया। आपकी कितनी दोस्तें हैं आयत? इधर उधर की बात करने के बाद वजाहत ने सवाल किया। कोई भी नहीं, आयत ने जवाब दिया। ये बात सुनकर वो बहुत हैरान हुआ। मतलब कभी बनाई ही नहीं, भाई नहीं चाहते कि मैं फजूल की दोस्तियां बनाऊं, इसलिए शुरू से ही नहीं बनाई। फिर तो फिर अम्मी अब्बू भी नहीं है और दोस्त भी कोई नहीं है, कोई भाई बहन भी नहीं है, फिर कैसे रहती हो अकेली? वजाहत ने हैरानी से पूछा। काफी देर जवाब नहीं आया। वजाहत ने फिर पूछा। जिंदगी सब सिखा देती है, उसने बस इतना सा ही जवाब दिया और कोई बात नहीं की। इतने से जवाब ने ही उसे अजीब सी कैफियत में मुब्तला कर दिया था। दोनों को बातें करते हुए एक हफ्ता गुजर गया था। आयत को वजाहत की आदत हो गई थी और वजाहत को उसे सुनना अच्छा लगता था। और जितना अब तक वजाहत ने उसे जाना था, शायद वो तन्हाई की शिकार थी। वजाहत की सूरत में अच्छा दोस्त मिल गया था और वजाहत को भी जैसे आदत होती जा रही थी। दुखी बातें करती थी और अपने अकेले होने के बारे में बताती थी, पर वजाहत को बस उसे टाइम देना था और उसे बना के दिखाना था अपना। रात के 2 बजे थे, दोनों बातों में लगे थे। आयत, वजाहत ने उसे बुलाया। जी।
हमें इतने दिन हो गए हैं बात करते हुए, मैंने तुम्हें अभी तक देखा नहीं है। मैं देखना चाहता हूँ जो लड़की मुझसे इतनी बातें करती है, मेरी इतनी अच्छी दोस्त है, वो कैसी है। पर आप मुझे देख के क्या करेंगे? रिश्ता तो दिल से होता है और निभाया भी दिल से जाता है। अब मैं कैसी हूँ या आप कैसे हैं, ये बात मायने थोड़ी रखती है। आयत ने बड़ा ही मासूम जवाब दिया, जो कि गलत नहीं था। तो मुझे देखना है मेरी इतनी प्यारी दोस्त कैसी है, पर मैं इस चीज़ को ज़रूरी नहीं समझती वजाहत। तुम्हें मतलब मेरी ख्वाहिश है, कोई मतलब नहीं है, हाँ या मुझ पर एतबार नहीं है? अगर नहीं है तो बताओ, मैं अभी चला जाता हूँ। उसके जाने की बात सुन के आयत को एकदम बेचैनी लग गई थी। वो नहीं चाहती थी कि वो उससे दूर हो। कोई तो था जिससे वो घंटों बातें करती थी। नहीं, ऐसी बात नहीं है वजाहत, आप गलत सोच रहे हैं। मैं नहीं गलत सोच रहा आयत, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे के हमराज हैं, अपनी हर बात बताती हो मुझे। यहाँ लड़कियों की कमी नहीं है, फिर भी मैं तुमसे बात करता हूँ क्योंकि तुम मुझे अजीज़ हो। और अगर एक दोस्त दूसरे को देख लेगा तो इसमें कोई आफत तो नहीं आ जाएगी। वजाहत, आप गुस्सा ना हो। आयत का दिल धक धक कर रहा था। ठीक है, नहीं होगा, फिर मुझे तुम्हें देखना है। अभी बोलो, दिखाऊंगी कि नहीं? एक पिक मांगी है, ऐसा भी कुछ नहीं मांग लिया तुमसे। वो तंजिया बोला। 5 मिनट सोचती रही आयत कि क्या करूं, अगर ना दिखाई तो नाराज होगा, छोड़ जाएगा, जो कि वो नहीं चाहती थी। उसने कभी कोई गलत बात भी नहीं की थी। यही सोच के उसने गैलरी से अपनी एक हिजाब पहनी पिक निकाली और सेंड कर दी। सामने जब वजाहत ने सीन किया तो वहीं उसकी आंखें ठहर गईं। काले रंग के हिजाब में उसका निखरता रंग और नाक में पहनी बारीक सी नोज पेन और बड़ी बड़ी उसकी आंखें, गुलाबी होंठ। कितनी देर वो उसकी तस्वीर को देखता रहा था। तभी आयत का मैसेज आया, आप तो नाराज नहीं होंगे ना? आप नहीं, बस इस वक्त वो इतना ही जवाब दे सका था। ये वाकई तुम हो? फिर कुछ देर बाद वजाहत ने पूछा, आपको क्या लगता है मैंने किसी और की दी है? आपको मुझ पे यकीन नहीं है? आयत, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसे ही पूछा है। अल्लाह हाफिज कहने के बाद वो उसकी तस्वीर को कितनी ही देर देखता रहा था। वो वाकई तारीफ के काबिल थी। क्यों भाई, वजाहत कुछ कर सके हो कि नहीं? ग्रुप में अरमान ने मैसेज किया। चारों ही ऑन थे। कुछ तुझे पता है? वजाहत जो ठान ले वो कब नहीं करता, वो भी चैलेंज। बस करो, इतने तुम हीरो, अरमान ने जल के कहा। तो यार अपने हारने की खुशी मना। आसिम और जाहिद दोनों देख रहे थे। कुछ बन सका है कि नहीं? आसिम ने पूछा। कुछ नहीं ब्रो, बहुत कुछ। वजाहत ने अपनी और आयत की सारी चैट इनको स्क्रीनशॉट सेंड कर दिए। क्या तस्वीर भी दे दी? उसने देखने के बाद कहा। अरमान ने हैरानी से, हाँ तो और क्या, तुझे पता नहीं मेरा? वजाहत, स्क्रीनशॉट देख के तो लग रहा है लड़की सीधी है, कोई एटीट्यूड नहीं है, बस शायद तन्हा रहती है इसलिए वो किसी से बात नहीं करती, डर के मारे। जाहिद ने सब पढ़ के कहा। यार, मैंने भी नोट किया है, और वो लड़कियों की तरह चालाक नहीं है जैसे कि होती हैं। इसे एक अच्छे दोस्त की ज़रूरत थी, जो कि तू भी नहीं है, अरमान ने देख के कहा। मुझे नहीं लगता उसे अब और पागल बनाना चाहिए। उसको और गलत फहमी में ना डालो यार। औरत ज़ात दिल लगी कर ले तो उसी को अपना समझ लेती है सब कुछ। दिल लगी भी नहीं करेगी, अब इतना भी नहीं है, अरमान ने जलते हुए कहा। दोस्त बन गई है ना तो दिल लगी भी कर लेगी। वजाहत ने उसकी जलती पर तेल छिड़का। बस कर, माना कि बात कर ली है उसने, अब इतना भी नहीं है कि तेरे ऊपर मर मिटेगी। यार तू अपनी हार मान ले, वजाहत ने कहा। मैं कैसे मानूं अभी से हार, जबकि हारा हूं ही नहीं। बात पटाने की हुई थी, अभी तो दोस्त बनी है, वो पटी कहाँ है? अरमान जला भुना बैठा था। यार तुम दोनों पागल तो नहीं हो? एक इंसान किसी पे भरोसा करता है, जब उसे ये सब पता चलेगा तो किस तकलीफ से गुजरेगी वो। बस करो ये तमाशा, जाहिद ने गुस्से से कहा था। मुझे कोई मसला नहीं है इससे बात करने में, और मैं अब से अपने लिए पागल करके दिखाऊंगा। फिर तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा ये कहने का कि वो सिर्फ दोस्त है। मेरे लिए वो सब करेगी जो जो मैं कहूँगा, और तुम लोगों को दिखाऊंगा भी। बाय अब। वजाहत तो गुस्से में चला गया था क्योंकि अरमान मान नहीं रहा था अपनी हार। उनकी इस बहस ने किसी की ज़िंदगी को तबाह कर देना था। ये एक बार भी नहीं सोच रहे थे, वो बस एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे थे। उसके लिए उनको ये परवाह नहीं थी कि वो किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। औरत पहली बार मोहब्बत करती है और इस इंसान को टूट के चाहती है, और आयत भी आहिस्ता आहिस्ता वजाहत की आदी हो रही थी, और जब तक से उससे बात नहीं कर लेती थी उसे सुकून नहीं आता था। सारा सारा दिन उसके एक मैसेज के लिए तरसती थी।
जैसे ही आता था बेचैन हो जाती थी। अपने दिल की हर बात वो वजाहत से बयान करती थी। इस बात को वजाहत ने महसूस किया था। वो बहुत हसास भी थी, जल्दी ही रोने भी लग जाती थी, पर उसका रुझान अब वजाहत की तरफ बहुत हो गया था। उसकी वजह ये थी कि वो पहला शख्स था जिसने उसे बहुत सुना था, उसका हौसला बना था। आने वाले वक्त में क्या होना था वो अनजान थी। जिद करके वजाहत ने उसको वॉइस का भी कह दिया था। उसे खोने के डर से वो उसकी जिद पूरी करती जा रही थी। अब उसके कहने पर उसे तस्वीरें बनाकर देती थी, खुश रहती थी, अपनी पिक बनाती थी। ऐसा देख के उसका भाई खुश था कि आयत अब खुश रहने लगी है, नहीं तो बुझी बुझी रहती थी। उसकी खूबसूरती वजाहत पे अपना जादू चला रही थी। उसकी मासूमियत उसे अपनी तरफ खींचती थी, पर वो इन सब से ला इल्म था। उसे बस किसी भी तरह शर्त जीतनी थी। आयत जिंदगी में कहाँ तक चलोगी मेरे साथ? वो आज उससे अजीब सवाल कर रहा था। 2 माह हो गए थे। आदत इतनी हो गई थी कि एक दूसरे के बगैर दिल नहीं लगता था। अजीब सवाल करता था और आयत उसके बड़े सलीके से जवाब देती थी। जहाँ तक आप साथ देंगे, आयत ने जवाब दिया। अगर मैं मुड़ गया तो कहाँ जाओगी? फिर मैं नहीं जाने दूंगी। ओह सैड, मूड नहीं बनाओ, वैसे ही पूछ रहा हूँ। वो उसकी इमोजी पे झंझला गया। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती और आप ना हुए तो मेरा वजूद नहीं है। वजाहत बेशक मरो ना, पर जीऊंगी भी नहीं। आपकी खुशी के लिए मैंने वो सब किया है जो जो आपने कहा है। मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाना, आयत ने जवाब दिया। फिर तुमने मेरी बहुत बातें मानी है, ये बताओ क्यों? वजाहत ने अगला सवाल किया। पहली बात, मेरे पास कोई हमराज नहीं है आप जैसा, कोई साथी नहीं है। आप नहीं आते दिल बैठ जाता है। आप आते हैं वक्त का पता नहीं चलता है। आपसे बात करके सुकून मिलता है। आप मेरे साथ ऑन होके भी होते हैं, ऑफ होके भी होते हैं। हर वक्त मेरे ख्यालों की दुनिया में मेरे साथी हैं आप। वो बोले चली जा रही थी और वो गौर से सुन रहा था। आप हैं तो मैं हूँ। वजाहत, जिंदगी ऐसे लगता है कि आपसे आप तक है बस। मुझे नहीं ये पता कि ये क्या है, पर जो भी है मैं आपके बगैर नहीं रह सकती हूँ। क्या तुम प्यार करती हो मुझसे? पता नहीं, बस इतना पता है कि आपको खो नहीं सकती। खोने के ख्याल से कि ज़िंदगी ऐसा लगता है ख़त्म हो जाएगी। तुमने मेरी इतनी बात मानी है, एक और मानोगी आज? कौन सी? आयत ने जवाब दिया। मैं तुमसे वीडियो कॉल पे बात करना चाहता हूँ। अभी तुम्हें देखना चाहता हूँ। पर वजाहत, परवर कुछ नहीं, बताओ मेरी बात मानोगी कि नहीं? उसे पता लग गया था आयत अब पूरी तरह उसके काबू में है। वो जो कहेगा वो करेगी, और वो सबूत के तौर पे वीडियो दोस्तों को दिखाने के लिए ले रहा था। अभी तुम अकेली हो, इतना मेरे करीब हो, क्या हर्ज है भला बताओ मुझे? मैंने कभी ऐसे किसी से बात नहीं की है। वजाहत, मैं तो वॉइस भी आपको बहुत सोच के करती हूँ। मैं क्या और कैसे बात करूँगी? तुम नहीं बात करना, मैं खुद कर लूँगा। प्लीज़ आप मना नहीं करना। वो अपनी ज़िद पे अड़ा था, पर आयत का दिल धड़क रहा था कि वो कैसे बात करे। उसने कभी वॉइस भी नहीं की थी, वजाहत को भी बहुत बार कहने के बाद की थी। आज वो बज़िद था कि उसने वीडियो कॉल पे बात करनी है। उसने अपनी सी कोशिश तो की थी उसे मना करने की, पर सब वो नाराज़गी ज़ाहिर कर रहा था, जो कि आयत को बिल्कुल मंज़ूर नहीं थी। ठीक है, आप करें, उसने जल्दी से बैठकर अपना दुपट्टा सेट किया। तभी वजाहत ने कॉल की। गुलाबी रंग के कपड़े पहने थे उसने, और जैसे ही वो उसके सामने आई, हर बार की तरह वजाहत के दिल पे तीर चला गई थी। बहुत खूबसूरत थी और वो इसे देखता ही रह जाता था। आज पहली बार लाइव देख रहा था वो उसे। आयत, वो बस नीचे सर किए बैठी थी। ऊपर तो देख लो यार, अब क्या बुत बनकर बैठी हो? उसने एक नज़र वजाहत पर डाली। मैडम मुस्कुराबी ने, अब मैं आपको खा तो नहीं जाऊंगा। वो धड़कते दिल के साथ मुस्कुराई थी, और वजाहत वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। ये बात उसे भी पता नहीं थी। रोज ही अब वो 5 मिनट के लिए सही वीडियो कॉल करता जरूर था। वो पागल लड़की अपने दिल के हाथों मजबूर होके उस पर एतबार करके जो कहता था करती थी, कि बस वो छोड़ के ना जाए उसे। और अब उसकी फरमाइशों में इजाफा हो रहा था। सर से दुपट्टा उतारने से लेके गले तक वो उससे अपनी फरमाइश पूरी करवा रहा था। आयत ने पहली बार मोहब्बत की थी। उसे खोने के डर से वो सब करती थी जो वो कहता था। उसे एतबार था कि वो उसके साथ मुखलिस है। कैसे हो यारो, बहुत दिन हो गए हैं, कोई खैर ना खबर? एक जाहिद ने ही ग्रुप में मैसेज किया था। ऑन सब थे, फिर एक एक करके सब आ गए थे। ठीक है, तुम बताओ सब कैसा चल रहा है? आसिम ने जवाब दिया। हमारा तो बहुत बढ़िया चल रहा है, वजाहत ने जवाब दिया।
हम जो ठान ले वो करके रहते हैं, और देखो आज एक लड़की मेरी कठपुतली कैसे बनी है। वजाहत ने तंसिया कहा। अब कौन सा जोक सुनाने वाला है, अरमान ने भी चिढ़ के कहा। वजाहत ने आयत की सारी वीडियोस इनको सेंड कर दी। मानते हो ना फिर भाई को? शेम ऑन यू वजाहत, अफसोस है कि तुम एक शर्त के लिए किसी की जिंदगी के साथ खेल रहे हो, जाहिद ने गुस्से में जवाब दिया। और अरमान को यकीन नहीं आ रहा था कि सच में आयत ने उसे अपनी वीडियो कॉल पिक दी है। मैंने शर्त जीतनी थी, जीत गया। शर्त भी एक हद में रहकर जीती जाती है, और किसी की जिंदगी के साथ खेल के नहीं। तुम्हारी तरबियत ऐसी तो नहीं थी, तुमने क्यों किया ऐसा? जाहिद का पारा हाई था। सही कह रहे हो वजाहत, ये गलत है। इसने कितने दिल से एतबार करके दी है। उसने तुम्हें हमराज बनाया और तुमने क्या किया? उसका एतबार रेजा रेजा कर दिया। बस करो, मुझे भाषण नहीं दो। सब बातें तुम लोगों के सामने हुई हैं, अकेले कुछ नहीं कहा मैंने, वजाहत ने गुस्से से कहा। हाँ हुई थी, पिछली बार मैंने कहा, तुम्हें मना किया था कि ना करो किसी के जज्बात के साथ ऐसा। एक औरत जब पहली बार किसी से मोहब्बत करती है, टूट के चाहती है, वो तुझे चाहती थी, उसने तेरे कहने पे सब किया जो जो तूने कहा। क्या बनेगा उसका जब उसे पता लगेगा? जाहिद गुस्से में था। मुझे लगता है बता देना चाहिए उसे, आसिम ने जाहिद की बात पे कहा। अभी तक अरमान चुप था, उसे पता था गलती उसकी है। ना वो ऐसा कहता ना वो करता। मैं तुम सब लोगों से माजरत चाहता हूँ, हमने वाकई गलत किया है, वो भी किसी की इज्जत के साथ। आई एम सॉरी। तुम जीत गए वजाहत, ये कहकर अरमान ने ग्रुप लेफ्ट कर दिया। ये क्या बात हुई? इसने मुझे कहा, मेरे आगे चैलेंज रखा तो मैंने एक्सेप्ट किया था। वजाहत भी गुस्से में बोला। तो तुम बच्चे नहीं हो? छोटे से दिलों से खेल भी कोई खेलता है? पता है दिल से खेलने वाले की माफ़ी भी नहीं है। ओ कम ऑन यार, बस करो, अब बता दो कि तुमने क्या क्या किया है इस लड़की के साथ। जीत गए हो तुम, ये कह के जाहिद ने भी ग्रुप लेफ्ट कर दिया। तू भी चला जा यार, पहले खुद चैलेंज करते हैं फिर कहते हैं गलत किया है। वजाहत, एक बात बता, अगर तू किसी से मोहब्बत करता तो फिर कोई तेरे साथ ऐसा करता तो तू क्या करता? यकीनन तू मरने की कोशिश करता। औरत बहुत नाजुक होती है, उसका दिल बहुत नाजुक होता है, खासकर आयत जैसी लड़कियां बहुत हसास होती हैं। उसने तुझसे तुझी तक रखा, और अब सोच जब उसे पता चलेगा उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा। बेशक हंसी मजाक में ही, पर गलत इस लड़की के साथ हो गया है। मुझे लगता है बहुत बुरा हो गया है, और उसके दिल की आह हम सबको ना लग जाए। रात के 12 बज गए थे, अभी तक वजाहत की कॉल नहीं आई थी। वो बेचैन इधर उधर घूम रही थी। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। उसने ट्राई भी किया पर नंबर भी बंद था, व्हाट्सएप भी, सब कुछ। उसका दिल घबरा रहा था। कभी वो ऐसे बगैर बताए नहीं जाता था। क्यों गया है, कहाँ गया है, आएगा तो भी नाराज होगी, वो बोलेगी नहीं, ऐसे भी कोई करता है। इन्हीं सोचों में गुम थी, तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। रॉन्ग नंबर था, पर दिल में था वजाहत भी हो सकता है। एक बार तो उसने नहीं उठाया, फिर दूसरी बार उसने उठाया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आयत बात कर रही हो? उसका दिल एकदम से धड़का। ये कौन हो सकता है जो उसका नाम जानता है? जी, मैं कॉल पे आपसे बात नहीं कर सकता, मेरा नाम जाहिद है। व्हाट्सएप आ जाए, वजाहत के बारे में बात करनी है। क्या हुआ कि वो ठीक है ना? एकदम से वजाहत का नाम सुनते ही उसका दिल डूब गया था। जी, एक बार आए, हम वहाँ बात करते हैं, घबराए ना, मैं आपके भाई जैसा हूँ। आयत, आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ वजाहत के बारे में। जाहिद ने मैसेज किया। 2-3 माह पहले की बात के, हम दोस्त हैं और हमारा एक ग्रुप था। दोस्त हम बहुत पुराने हैं। हम 4 दोस्त, एक अरमान, आप उसे जानती होंगी, आपकी भाभी का भाई है। ग्रुप में लेके उसने तुम्हें बात की थी कि तुम में बहुत एटीट्यूड है। मेरी बात गौर से सुनना, सुन रही हो ना? जाहिद ने देखा वो सीन कर रही थी, बोल कुछ नहीं रही थी। जी मैं सुन रही हूँ। वजाहत ठीक है ना? उसे अब भी वजाहत की थी। ये देख के जाहिद को बहुत बुरा लग रहा था। कितना एतबार किया था उसने। इससे अगर मजीद वो ना बताता तो आयत और गलत निकल सकती थी, सिर्फ उसे खोने के डर से। शर्त लगी थी कि तुम्हें पटाने की, कि तुम किसी से बात नहीं करती, एटीट्यूड दिखाती हो अरमान और वजाहत के बीच। वो तुमसे एक प्लान के तहत बात कर रहा था। मेरी बात गौर से सुनो, हमने पहले भी मना किया था कि वो ऐसा ना करे तुम्हारे साथ, पर उसे जीतने की पड़ी थी। उसने तुम्हें अपनी आदत डाली थी, जानबूझ के उसने ये प्यार मोहब्बत का ड्रामा रचाया था। आज हद पार हो गई थी, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने तुमसे बात करना मुनासिब समझा। अब तुम कोई भी गलत कदम मजीद मत उठाओ।
आयत आयत जाहिद ने 2-3 बार कहा। तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? उसका दिमाग सुन था कि वो कह क्या रहा है। देखें, आप जो कोई भी हैं, मैं नहीं जानती आपको, पर आप इस तरह की बात करके कैसे साबित करना चाहते हैं? मैं वजाहत को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। मुझे उन पर आंखें बंद करके एतबार है पूरा। मुझे कोई भी कुछ आके उनके बारे में कहेगा, मैं आपके ख्याल से यकीन कर लूँगी? कभी नहीं। मैं उनको अच्छे से जानती हूँ, वो ऐसे नहीं हैं। वो मेरा एतबार कभी नहीं तोड़ेंगे, मुझे भरोसा है उन पे, पूरा, खुद से भी ज़्यादा। हाथ कांप रहे थे उसके, बात करते हुए वजाहत से तो आदत हो गई थी बात करने की। अगर मैं सबूत दिखाऊं, फिर क्या करोगी? कैसे सबूत दिखाएं? जाहिद ने सारी चैट अपनी और उनकी और जो पिक वीडियोस भेजी सब सेंड कर दी, जिसमें शर्त लगाने तक से लेकर ग्रुप खत्म करने तक की बात थी। आधा घंटा उसने एक एक बात को बार बार पढ़ने में लगाया था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सच है। हाथ कांप रहे थे, दिल बेचैन हो गया था, पसीने छूट रहे थे। और जाहिद बार बार मैसेज कर करके उससे पूछ रहा था कि वो ठीक है कि नहीं। प्लीज़ कह देंगे ये झूठ है। आधे घंटे बाद उसने एक मैसेज किया, तुम मेरी बहन जैसी हो आयत, और मैं तुम्हें नहीं चाहता था और अंधेरे में रखूं। प्लीज़ खुद को संभालना, और अब खुदा के लिए कोई ऐसा कदम नहीं उठाना कि जिससे घर खराब हो। इसमें भी अब हम भी शरीक थे और गलती हमारी भी है। हमने हंसी हंसी में आपके साथ बहुत गलत कर दिया है। अब आपकी मर्जी है, आप इससे बात करें ना करें। आयत वहीं सुन हो गई थी। दिल दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। बार बार इन मैसेज को पढ़ रही थी, शायद किसी और के हों या गलती से सेंड कर दिए हों। आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अगर भाई को पता लग गया तो मेरा क्या होगा? एक मंजर था जो पूरा दिमाग में ऐसे फिल्म चल रही थी आंखों के सामने। वजाहत के आने से लेकर आज इन मैसेज तक रात के 2 बज गए थे। वो अपनी जगह सुन बैठी थी, तभी मोबाइल की घंटी बजी। वजाहत की कॉल थी। उसने रिसीव की, बोली कुछ नहीं। हेलो आयत, कैसी हो यार? सॉरी, वो मैं थोड़ा बिजी था। आयत चुप थी। आयत मेरी जान कैसी हो? चुप क्यों हो? बोल क्यों नहीं रही? लरजती हुई आवाज़ थी। वजाहत, क्यों किया ऐसा? उसने बस इतना ही बोला था और वजाहत को समझ तो आ गई थी, पर फिर भी अनजान बन रहा था। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने तो आपसे कुछ नहीं मांगा था, बस साथ मांगा था। क्यों किया फिर? क्या मैं कोई कठपुतली हूँ खेल तमाशे के लिए? क्या मेरे अंदर दिल नहीं था, या मैं इंसान ना हूँ? क्यों किया मेरे साथ? क्यों? आयत मेरी बात सुनो। देखो, जो भी था मैंने उनके कहने पे किया है, पर मेरा दिल मुखलिस था। तुम्हारे साथ मैं गलत नहीं हूँ यार, प्लीज़ मेरी बात सुनो। अभी सुनने को कुछ रह गया है? मैं खुल के रो भी नहीं सकती हूँ। मैं किसी को क्या बताऊँ मेरे ऊपर क्या बीती है? किसी से दिल लगाना क्या इतना महंगा हो सकता है कि कोई भी आपके दिल को खिलौना समझ के खेल कर चला जाए? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? क्यों? कभी माफ़ नहीं करूँगी मैं आपको। उसकी हिचकियाँ बन गई थीं। कभी नहीं, खुदा से दुआ है कभी आपको सुकून ना मिले। आप रोए, आप तड़पे मेरे लिए, अपना एहसास हो आपने मेरे साथ क्या किया। मैं तमाशा बन गई ज़माने के सामने। आयत मेरी बात सुनो प्लीज़। वो इतना ही बोला था। आयत ने कॉल काट दी थी। उसका दिल कर रहा था कि वो चीख-चीख कर रोए, पर कैसे? शायद खुदा को तरस आ गया था। तभी बादलों की गरज हुई और वो नाज़ुक मिजाज लड़की जो कभी हल्की सी आवाज़ से डर के भी बाहर नहीं आती थी, आज वो रात के 4 बजे उठी और छत पर आ गई। और फिर बादल भी उसकी बेबसी पर, उसकी ज़िंदगी पे रोए, और वो भी अपनी ज़िंदगी पे चीख-चीख के रोई। और मुसलसल रोने के बाद आंखों के आगे अंधेरा आया और वहीं गिर गई। आयत उठ जाओ, खैर है आज 10 बज गए हैं। भाभी उसकी आवाज़ें लगा रही थी। कमरे में बोलती आई तो देखा कि वो थी ही नहीं। अरे आयत कहाँ हो? उन्होंने बात में देखा, वहाँ भी नहीं थी। जुबी के बाबा, आयत कमरे में नहीं है। वो बाहर आई। कहाँ गई फिर? वो भी उठ के आया। पता नहीं, दूसरे कमरे में देखो, मैं छत पे देखता हूँ। वो जब छत पे गया तो सामने आयत बेहोश पड़ी थी। आयत बेटा, पूरा जिस्म गीला हो गया था और वो बेसुध पड़ी थी। जल्दी से उठा के अस्पताल लेके भागे। उन्होंने इमरजेंसी में लिया। पता नहीं क्या हुआ था। उसके भाई भाभी दोनों बाहर बैठे थे। तभी डॉक्टर बाहर आया। कैसी है मेरी बहन? कोई टेंशन या कोई बात सर पर सवार की है जिसकी वजह से दिमाग में झटका लगा है उनके, और ऊपर से इतनी सर्दी में गीली।
ٹھیک تو وہ ہے پر ان سے بات نہیں کرنا آپ، نہ کچھ پوچھنا کہ ہوا کیا ہے۔ ابھی ہم نے نیند کے انجیکشن دیے ہیں، جب اٹھے گی تب آپ جا سکتے ہیں ان کے پاس۔ ہوش تو آیا تو بارش میں بھیگنے کی وجہ سے آیت بخار میں تپ رہی تھی اور بار بار اپنی امی کو بلا رہی تھی۔ اس کے بھائی بھابھی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہوا کیا ہے۔ 6 7 دن وہ ہسپتال رہی اور بہت کمزور ہو گئی تھی، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، بار بار ایک ہی بات ستا رہی تھی کہ اسے کیوں دھوکہ ملا ہے۔ وجاہت نے اسے لگاتار 3 دن کال کی تھی، ارمان سے بھی اس نے کچھ نہیں پوچھا غصے میں، اور پھر غصے میں اپنے موبائل سے سم نکال کے ہی پھینک دی تھی۔ ساری جگہ سے آیت کو بلاک کر دیا تھا کہ اس نے ایک بار اس کی بات کیوں نہیں سنی۔ اسے نہیں پتا تھا وہ تو ہسپتال میں پڑی رہی ہے۔ گھر آ کے آیت نے موبائل اٹھایا، بیٹری ختم ہو گئی تھی، موبائل کو چارج کیا، آن کیا تو وجاہت کی کئی بار کی جانے والی کالز وائس سامنے تھیں، سب کو اس نے دل پر پتھر رکھ کر ڈیلیٹ کیا۔ اس نے دیکھا وجاہت نے ہر جگہ سے اسے بلاک کر دیا ہے، پھر اس نے بھی چپ لگا لی تھی، اب بات کرنے کو کچھ بچا نہیں تھا۔ چپ چپ سارا دن وہ کام میں لگی رہتی تھی، پڑھائی اس نے ایف اے کے بعد بس کر دی تھی۔ ادھر وجاہت جس کام میں بھی دل لگاتا تھا، دل نہیں تھا، ہر وقت اس کی یاد آتی تھی۔ اب اسے پتا چلا تھا کہ وہ انجان بن کے بھی اس کے کتنے قریب آ گئی تھی۔ جب بھی سوتا تھا اس کی آوازیں اس کے دماغ میں گونجتی تھیں اور وہ سو نہیں پاتا تھا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ضرور تھا پر وہ بات کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ اسے پتا تھا اس نے آیت کے ساتھ کیا کر دیا ہے، پر جو بھی کیا تھا وہ بہت غلط تھا۔ دن گزرتے گئے، اس بات کو 9 ماہ گزر گئے تھے۔ آیت نے خود کو مصروف رکھ لیا تھا گھر کے کاموں میں۔ انہی دنوں ایک فیملی سے رشتہ آیا۔ یہ ہے آپ کی نند۔ کچھ لوگ اس کے سامنے بیٹھے تھے اور ایک لڑکا دکھنے میں ٹھیک تھا اور شاید اس کی ماں اس کے ساتھ آئی تھی، اور ایک بہن اور باپ۔ ارے ماشاءاللہ بہت پیاری ہے، آؤ بیٹا یہاں بیٹھو۔ اس عورت نے اپنے پاس بلا کے بٹھایا۔ یہ میرا بیٹا عمر ہے، اس کی ماں نے سب سے تعارف کروایا۔ کچھ دیر بعد وہ چلے گئے۔ آیت اپنے کمرے میں آ گئی۔ آیت، پیچھے سے آواز آئی، جی بھائی آئیں۔ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ بیٹا، میں نے تمہاری پرورش میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے اور اب بھی ساری زندگی جتنا ہو سکا کروں گا۔ رشتے بہت آئے ہیں تمہارے، پر مجھے یہ گھرانا اچھا لگا ہے۔ شادی کر کے تم نے ایک دن چلے جانا ہے، میں اپنے فرض کو نبھانا چاہتا ہوں اب۔ تم دیکھ لو، سوچ لو، پر رشتہ بہت اچھا ہے، مجھے لڑکا اچھا لگا ہے، کام بھی اچھا ہے، بینک میں جاب ہے اس کی، میری اور تمہاری بھابھی کی تو ہاں ہے، تم اپنی رضامندی بتا دو، جیسے آپ کو ٹھیک لگے بھائی، آپ کی خوشی میں میری خوشی ہے۔ آیت نے مختصر سے جواب دے کر چپ کر گئی۔ ماشاءاللہ میرا بچہ میرا سر کبھی نہیں جھکنے دیا۔ وہ سر پر ہاتھ رکھ کر باہر چلا گیا اور آیت دیکھتی رہ گئی۔ بے شک رکھا پالا جو بھی تھا، پر کوئی اختیار اپنا نہیں تھا، اور اب تو بنتا نہیں تھا، جیسے ان کو ٹھیک لگتا وہ کرتے، اس لیے ہاں کر دی۔ چپ کر کے آیت نے کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ ماں ہوتی کوئی دیکھنے کی ضد کرتی، باپ ہوتا کچھ بولنے کی ہمت رکھتی، آنسو تھے کہ سوکھ گئے تھے، آنکھوں سے نہ رویا جاتا تھا اپنی قسمت پہ، نہ ہنسا جاتا تھا۔ ہاں ہو گئی تھی شادی کی اور تاریخ بھی رکھ دی گئی تھی، 3 ماہ بعد ٹائم تھا۔ آیت کی بھابھی اس کا بہت خیال رکھتی تھی، اسے اس کی پسند کی ہر چیز دلانا چاہتی تھی، پر وہ کسی چیز میں دلچسپی نہیں رکھتی تھی۔ جو چل رہا تھا بس ٹھیک تھا۔ اپنی امی کو ہر وقت یاد کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ دن قریب آ رہے تھے اور شادی میں 1 ہفتہ رہ گیا تھا۔ اسے مایوں بٹھایا گیا تھا اور پیلے جوڑے میں کمال کی لگ رہی تھی۔ دل عجیب سا بے چین تھا اس ہرجائی کی وجہ سے، اور اب تو نئی زندگی شروع ہو رہی تھی۔ رفتہ رفتہ مہندی کا دن بھی آ گیا۔ گھر بھرا بھرا تھا، مہمانوں سے پہلے اور آخری شادی تھی۔ بھائی نے کسی چیز میں کوئی کمی نہیں رکھی تھی۔ کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی جب دلہا والے مہندی لے کے آئے تھے۔ سب انہیں رسیو کرنے چلے گئے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھ اٹھا کر دیکھا، مہندی سے اس کے ہاتھوں پہ عمر لکھا تھا۔ آج وہ اپنے آنسو اتنے دنوں سے ضبط کیے بیٹھی تھی، اپنے ہاتھ اٹھا کے دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی زندگی نے کتنی آسانی سے کھیل لیا ہے اس کے ساتھ۔ صحیح کہا کسی نے، انسان اپنی پہلی محبت کبھی نہیں بھولتا ہے، چاہے وہ مرد ہو کہ عورت۔ جب مرد چاہتا ہے تو ٹوٹ کے چاہتا ہے، اپنے محبوب کو خود کے پاس لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے، پر عورت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ ماں باپ کے گھر کی دہلیز، ان کا مان، سب ایک لڑکی کو رکھنا پڑتا ہے۔
آج وہ بھی رکھ رہی تھی۔ ایک دن بھی ایسا نہیں تھا کہ اسے وجاہت کی یاد نہیں کیا تھا، اس کے لیے تڑپی نہیں تھی۔ پہلی بار کسی کو ٹوٹ کے چاہا تھا اس نے، اب وہ کسی اور کی ہو رہی تھی۔ اب اس نے فیصلہ کرنا تھا آگے چل کے وہ اسی کو یاد کر کے گزارے گی زندگی کہ نہیں۔ نہیں، پھر اس کے دماغ میں ایک دم سے نہیں آیا، عمر اس سب میں کوئی قصور نہیں ہے اور میں ان کے حق میں ہونے والی ہوں۔ میں آج کے بعد اپنے آپ سے وعدہ کرتی ہوں، میں اپنی نئی زندگی خوشگوار شروع کروں گی اور اپنے شوہر کو ہر حال میں خوش رکھوں گی، زندگی کو زندگی بنا کے جیوں گی۔ اس رات وہ بہت روئی تھی اور خود سے وعدہ کیا تھا کہ اب وہ اپنی نئی زندگی اچھے سے شروع کرے گی۔ بارات آ گئی تھی اور وہ لال جوڑے میں دلہن بنی بیٹھی تھی، بہت ہی پری جیسی لگ رہی تھی۔ سب شادی ہال میں چلے گئے تھے، ایک دو کزن اور بس آیت کی بھابھی رکی تھی۔ دروازے بند کر رہی ہوں میں، ارمان تم آیت کو کہو باہر آئے۔ کمرے کا دروازہ کھولا، ارمان کے سامنے وہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ آیت ایک بات کہنی کہ آئی ایم، ابھی وہ اتنا ہی بولا تھا، آیت اٹھ کر باہر کی طرف چلی گئی تھی۔ تبھی اس کی بھابھی اور کزن بھی آ گئی۔ وجاہت کو کال کی اس نے، کیسے یاد کیا ہے آج؟ خیر ہے؟ تجھے ایک بات بتانی ہے، آج آیت کی شادی ہے، مطلب اس کی شادی ہے، آج وہ کسی اور کی ہو رہی ہے۔ وہ خود کو اس کے سامنے نہیں لا رہا تھا، پر ایک دم سے ایسی بات اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ میری بات کرواؤ ایک منٹ، وجاہت نے کہا۔ اب نہیں ہو سکتی، ہال میں جا رہے ہیں، وہ دلہن بنی بیٹھی ہے۔ اس کی ہال میں پہنچ کے اس نے ایک پک لے کر وجاہت کو سینڈ کر دی اور یہ سب اس کی برداشت سے باہر تھا۔ پاگل سا ہو گیا تھا، گھر کی ہر ایک چیز اٹھا کے توڑ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اتنی بڑی سزا دے رہی ہو مجھے، وہ چلا رہا تھا اور اس کے آنسو خود بخود نکل رہے تھے۔ آیت آیت ایک دم سے پتہ نہیں اسے کیا خیال آیا، اس نے جلدی سے اپنا موبائل اٹھایا، اس کا نمبر ان بلاک کیا اور کال کی۔ آیت نے اسے بلاک نہیں کیا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ اس کا موبائل اس کی کزن کے ہاتھ میں تھا، وہ اس میں اس کی دلہن بنی پک بنا رہی تھی۔ تبھی اس کی بیل بجی۔ آیت آپی، یہ آپ کے فون پہ کال آ رہی ہے۔ وہ موبائل اس کے پاس لائی۔ آیت نے دیکھا سامنے وجاہت کا نمبر تھا اور ادھر سے نکاح خواں آ گیا تھا۔ آیت نے کال ریسیو کر کے موبائل سائڈ میز پہ رکھا۔ آیت آیت میری بات سنو پلیز، آیت ایک بار سن لو، میں نے غلط کیا ہے، میں مانتا ہوں۔ وہ دیوانوں کی طرح بول رہا تھا اور آگے اسے آواز آئی، قبول ہے۔ دلہن بنی وہ سٹیج پر بیٹھی تھی، بھلا آئی تھی زندگی کی سب فسانے اور چھوڑ آئی تھی اپنا گھر اور جو ماں باپ کے بغیر تھا۔ دل زور سے دھڑک رہا تھا، پتہ نہیں عمر کیسا ہوگا، کیسی عادتیں ہوں گی اس کی، کیسے بات کرے گا۔ انہی سوچوں میں گم تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ اندر آیا۔ اپنی شیروانی اتار کر اس نے چپ کر کے الماری سے کپڑے نکالے تھے، باتھ روم میں چلا گیا۔ آیت چپ کر کے گھونگھٹ کر کے بیٹھی تھی۔ دل کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہو رہی تھیں، خود بھی سن سکتی تھی وہ۔ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہنے وہ اس کے پاس آ کے بیٹھا۔ اب ایسے ہی بت بنی بیٹھی رہو گی، اٹھا لو اسے۔ ایک ہاتھ سے اس نے اس کا گھونگھٹ اوپر کرتے ہوئے کہا، مجھ سے یہ شیروانی نہیں برداشت ہو رہی تھی، تم پتہ نہیں کیسے اتنا کچھ پہن کے بیٹھی ہو۔ وہ چپ کر کے نظریں جھکا کے بیٹھی تھی۔ اس نے آگے ہوتے ہوئے اسے کہا، آیت میری بات غور سے سنو، میری طرف دیکھو، میں مانتا ہوں تم ایک اچھی لڑکی ہو اور کوئی شک نہیں کہ تمہیں گھر کا کوئی سلیقہ نہیں آتا ہو، بے شک میرے ماں باپ کا بہترین انتخاب ہو تم، پر مجھے ایک بات کہنی ہے تم سے، تمہارے سارے حق میں پورے کروں گا، تمہیں سب کچھ ملے گا، پر اس دل میں جگہ نہیں مل سکتی کیونکہ اس میں کوئی اور بسی ہے۔ امی ابو کے کہنے پہ میں نے شادی کے لیے ہاں کی ہے۔ مجھے میرے آفس کی ایک لڑکی پسند ہے جسے میں بے پناہ چاہتا ہوں، اور وہ بھی مجھے بس ان کے گھر کا ماحول ہم سے تھوڑا کھلا تھا، اس لیے گھر والے نہیں مانے اور انہوں نے تم سے رشتہ پکا کر دیا۔ میں تمہارے سارے حق ادا کروں گا، کسی میں کمی نہیں ہوگی، بس دل میں جگہ نہیں دے سکتا ہوں۔ میں ابھی بھی اپنے پیار کے لیے ہار نہیں مانوں گا۔
میں گھر والوں کو اس کے لیے منا کے رہوں گا کیونکہ میں اسے بے پناہ چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم گھر والوں کی پسند ہو، بری نہیں ہو، جو تمہیں چاہیے ہوگا وہ بتا دینا، مل جائے گا۔ میرا حق تم پہ پورا ہے، تمہارے جسم پر، اس لیے اپنی بھی ہر خواہش کو میں تم سے پورا کروں گا جب تک روزینہ میری زندگی میں نہیں آتی۔ آیت وہیں چپ سادے یکٹک نگاہ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا کچھ رہ گیا تھا ابھی بھی زندگی میں مرنے کے لیے؟ وہ تو وعدہ کر کے آئی تھی کہ اس کے ساتھ غلط نہیں کرے گی، پھر بھی اسے ایسی سزا مل رہی ہے جس کی اس نے غلطی کی نہیں تھی۔ کیا عورت کو پیسے کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ جسم کی ضرورت ہوتی۔ اس کے جسم پر حق رکھنے کی باتیں وہ کر رہا تھا اور دل میں کوئی اور تھی۔ کیوں زندگی اتنی بے دردی سے اس کو بار بار توڑ رہی تھی؟ کیوں وہ ہر بار ہی خود کو سنبھالتی تھی پھر کچھ ایسا ہو جاتا تھا؟ عورت کبھی پیسے کی بھوکی نہیں ہوتی۔ ایک مرد جھونپڑی میں رکھ کے عزت محبت دے، اپنا سب کچھ وار دیتی ہے۔ اگر وہ محل بھی اس کے قدموں میں رکھ دے، عزت اور پیار نہ دے تو اس کا اس محل میں بھی دم گھٹتا ہے۔ آج زندگی پھر کیسے امتحان میں ڈال گئی تھی۔ یہ پہن لو، اس نے رنگ کی ڈبی آگے کرتے ہوئے کہا، اور ایک نگاہ اس پہ تھی۔ میرے جسم پہ حق رکھتا ہے، اور ایک انگلی میں انگوٹھی پہنانا اسے برا لگ رہا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے چپ کر کے اس نے وہ ڈبی پکڑی، چپ کر کے پہن لی، اور پھر وہ اس کے قریب ہوتا گیا۔ اس کے جسم کی خوشبو اسے بھلی لگ رہی تھی۔ اس کا جسم اسے چاہیے تھا، اس پہ حق تھا، اس کے دل پہ جگہ نہیں تھی۔ وارے کیسا نصیب! یہی وہ پوری رات سوچتی رہی تھی، اور وہ اپنی شدتیں اس پہ لٹا رہا تھا۔ کسی کی باہوں میں ہو کے بھی آپ کسی کے نہیں، بہت تکلیف دہ احساس تھا جسے قبول کرنا ناممکن تھا، اور وہ کیا کر سکتی تھی؟ اس نے کرنا تھا ہر چیز کو برداشت، کیونکہ عورت پیدا ہی اسی لیے ہوئی ہے۔ ساری رات وہ اس کے جسم سے کھیلتا رہا تھا، اور اس کی آنکھیں ایک ہی جگہ ٹھہر گئی تھیں۔ عادت نہیں ہے مجھے کسی کے ساتھ سونے کی، میں ادھر سو جاؤں گا۔ وہ اٹھ کے شاور لینے چلا گیا اور آ کے صوفے پہ لیٹ گیا، اور آیت ایک ہی جگہ بیٹھی اپنے آنسوؤں پر ضبط نہ رکھ سکی۔ آج کہاں جا کے روتی؟ آج تو بادل بھی نہیں تھے جو اس کا ساتھ دیتے۔ بڑا تکلیف دیتا ہے جب آنسو آپ کے گلے میں ہی اٹک جائیں، نہ باہر آئے نہ اندر جائیں۔ آج آیت کی یہی حالت تھی۔ وہ لیٹتے ہی سو گیا تھا۔ ساری رات وہ ایک جگہ نظریں ٹکائے بیٹھی رہی۔ بیڈ کی ٹیک سے پتہ نہیں کب آنکھ لگی۔ اے اٹھو، پاگل ہو، ایسے کیوں بیٹھے بیٹھے سو گئی؟ لیٹ نہیں سکتی تھی؟ عمر نے اسے ہلایا تو ایک دم اس کی آنکھ کھلی۔ اس کے ہاتھ میں ہیئر برش تھا جسے اس نے پکڑ کے ہلایا تھا۔ وہ نہا کے ڈریسنگ کے آگے کھڑا تھا اور بال بنا رہا تھا۔ مجھے ہاتھ نہیں لگا کے اٹھایا، ہیئر برش سے ٹچ کر کے اٹھایا، وہ یہی دیکھ رہی تھی۔ پھر رات کو میرے جسم کے ایک ایک حصے کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ اٹھو، امی وغیرہ آ جائیں گی، جاؤ جا کے فریش ہو۔ عجیب ہو تم بھی۔ تبھی اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ ہائے میری جان، کیسی ہو؟ آئی ایم سوری بیبی، پلیز میری جان، تمہاری قسم اب نہیں ہوگا ایسا۔ وہ اتنا مسکرا کر ہنس کر بات کر رہا تھا۔ تبھی اس کی نظر آیت پر پڑی۔ تمہیں کہہ رہا ہوں، کوئی فارسی تو نہیں بولی میں نے؟ اور آیت سے بات کرتے ہی اس کے ماتھے پہ ایک دم بل پڑے تھے۔ ایک ایک قدم بھاری ہو گیا تھا جو اٹھ نہیں رہا تھا۔ آئی لو یو سو مچ میری جان۔ آج اس کا شوہر اور اس کے الفاظ کسی اور کے تھے جو وہ سننا چاہتی تھی اپنے لیے۔ بھابھی، تبھی کمرے کا دروازہ بجا۔ آیت نہا کے آئی تھی اور عمر نے اٹھ کے دروازے کی طرف بڑھا اور پھر مڑ کے آیت کے سامنے آیا۔ میں نے جو بھی بات تم سے کی ہے یاد رکھنا، وہ کسی کو نہیں بتانا۔ میں نے بتایا اس لیے ہے تم مجھے کسی بھی غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ روزینہ کل کو میری ہوگی، بے شک تم پھر یہاں رہنا یا پھر اپنے گھر چلی جانا، تب تک میں تمہیں اور تم مجھے برداشت کرو، اور جو بات میں نے تم سے کی ہے وہ اپنے تک رکھو۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ کھولنے چلا گیا۔ ارے ماشاء اللہ، کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ تین چار عورتیں اندر آئی اور عمر باہر چلا گیا۔ کیوں نہ لگے، میری بھابھی ہے ہی اتنی پیاری۔ پیاری بھی لگے گی، بھائی کا رنگ جو چڑھ گیا ہے، چہرے پر روپ دیکھو ذرا، اور پیار کے نشان بھی۔ ایک کہہ کر ہنس دی۔ آیت نے کچھ دیر پہلے دیکھا تھا، اس کی گردن پہ نیلے نشان تھے جسے وہ چھپانے کی کوشش کرتی رہی تھی پر ناکام تھی۔ تبھی اسے چکر آئے اور وہ ایک دم نیچے گرنے لگی تھی۔ سامنے کھڑی عورت نے پکڑ لیا۔ پانی لاؤ، طبیعت نہیں ٹھیک ہے اس کی،
کمزور سی تو جان ہے۔ سب جمع ہو گئے تھے کہ دلہن کی طبیعت خراب ہے۔ اسے بیڈ پر لٹایا اور پھر ناشتہ وغیرہ کروایا۔ آوازیں گونج رہی تھیں، سب لیڈیز کمرے میں بیٹھی تھیں۔ اس کی ہر ایک کی زبان پہ الگ الگ بات تھی۔ اس کی ساس نندیں بھی سب بیٹھی تھیں۔ نظر لگ گئی کہ میری بہو کو سب گھر گھر کر دیکھ رہے تھے۔ شریکوں نے تو ماشاءاللہ بھی نہیں پڑھا ہوگا۔ ساس الگ باتیں، نندے الگ، کہاں جائے دل گھبرا رہا تھا۔ کس کو سنائے حال دل کہ کیا بیتی ہے اس پہ۔ شام کو ولیمے میں بھی اچھی خاصی گہما گہمی رہی تھی اور آیت کو دیکھ کے سب عمر پر رشک کر رہے تھے کہ اسے کتنی خوبصورت بیوی ملی ہے۔ ایک دن کے لیے گھر آئی تھی آیت۔ ولیمے کے بعد اس کے سسرال والوں نے بس اتنی ہی اجازت دی تھی۔ رات گئے اسے اپنا موبائل یاد آیا تھا۔ اکیلی کمرے میں تھی لیٹی تو آنکھیں چھت پہ ٹھہر گئی تھیں۔ اپنے موبائل کو آن کیا، وجاہت کی بے شمار کالز تھیں۔ پھر اس نے واٹس ایپ آن کی اور وائس آن کی۔ میں جانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں معافی کے قابل نہیں ہوں، پر آج مجھے سزا ملی ہے۔ جس دن سے تمہیں کھویا ہے ایک دن بھی نہیں سکون سے سویا ہوں۔ ہمت نہیں تھی تم سے بات کرنے کی اور نہ میں اس قابل تھا۔ میں نے کسی کے دل کے ساتھ کھیلا، یہ میں نے بہت غلط کیا، مجھے اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ وہ رو رہا تھا، اس کی لڑکھڑاتی آواز وہ سن سکتی تھی۔ جب اس نے سزا کا نام لیا تو کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی تھی، بہت زور سے۔ میں بہت برا ہوں، بہت برا ہوں آیت، پلیز معافی کے قابل نہیں ہوں، معاف کر دو۔ کیسے برداشت کروں گا میں تمہیں کسی کی باہوں میں۔ آیت، میں ایک دن کے لیے بھی ایک پل سکون سے نہیں بیٹھا۔ میں مجبور تھا، مجھ میں تم سے بات کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ تم نے اتنی بڑی سزا دی مجھے، اتنی بڑی۔ ایک بار تو مجھے سن لیتی۔ پھر ایک اور چیز ٹوٹنے کی آواز آئی اور وائس بند ہو گئی۔ لیٹے لیٹے اس کی آنکھ سے آنسو اس کے کانوں اور تکیے پر گرے اور اس نے موبائل سائڈ پر رکھ دیا۔ سب ختم ہی تو ہو گیا تھا۔ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے سب بھلا کے چلی تھی، آگے والے کو سمجھنے چلی تھی، پر قسمت نے اور ہی کھیل کھیلا، وہ بھی اپنا نہیں تھا۔ کیا میری زندگی میں بس اذیت ہی تھی؟ آگے بڑھنے سے پہلے ہی قدم روک دیے گئے تھے۔ کس منہ سے آگے بڑھتی؟ پر اب جینا تھا، جیسی بھی زندگی تھی۔ سوچتے سوچتے اس کی کب آنکھ لگی اسے نہیں پتا چلا۔ صبح سسرال والے پہنچ گئے تھے لینے اور بھائی بھابھی کی دعائیں لے کے وہ سسرال آ گئی تھی۔ رات کو اپنے کمرے میں جب فارغ ہو کے آئی تو عمر پہلے سے ہی موجود تھا، کال پہ بات کر رہا تھا۔ ارے میری جان نہ کیا کرو ایسا، قسم سے مر جاؤں گا تمہارے بغیر۔ اس کی ایک نظر آیت پر پڑی تھی اور اسے نظر انداز کر کے وہ اپنی باتوں میں لگا تھا۔ اچھا نا، کل میں جب بھی آؤں گا میری جان کے لیے لاؤں گا، بس خوش، اب جلدی سے ایک کس کرو اور ہائے میرا سکون ہو تم روزینہ، آئی لو یو سو مچ۔ آیت الماری سے کپڑے نکال کے باتھ میں شاور لے کے باہر آئی تو وہ اسے پیار محبت کی باتیں کر رہا تھا۔ اچھا میں اب رکھتا ہوں، سونے لگا ہوں۔ اس نے ایک نظر آیت پر ڈال کے اسے فون رکھنے کو کہا۔ فون بند کر کے وہ ڈریسنگ پہ بال صاف کر رہی تھی، اس کے قریب آیا۔ ویسے ایک بات ماننی پڑے گی، تم ہو بہت خوبصورت۔ یہ کہہ کے وہ اپنی جذباتوں کو اس پہ لٹا رہا تھا۔ آیت نے ایک ہاتھ سے پیچھے کرنے کی کوشش کی۔ اس نے ایک دم سے اس کے بال پکڑے۔ میں نے تمہیں کہا تھا تم میرا حق ہو، آج تو پیچھے کرنے کی ہمت کی ہے، پر آئندہ ایسی غلطی نہیں کرنا۔ اور پھر ساری رات آیت کے جسم کو تکلیفوں میں درد دیتا رہا۔ پھر اٹھ کے صوفے پہ جا کے سو گیا۔ نہ رویا جاتا تھا نہ ہنسا جاتا تھا۔ وہ اٹھی، شاور لے کر شیشے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی گردن کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جس پر نیلے نشان نہ ہو، پورا جسم چھلنی تھا اور اس کے پاس بولنے کو کچھ نہیں تھا۔ 5 مہینے گزر گئے تھے شادی کو۔ آیت نے ہر چیز سے سمجھوتا کر لیا تھا، کسی چیز میں دل نہیں لگتا تھا، بس نماز قرآن پڑھ کے اللہ کو یاد کرتی تھی اور گھر کے کاموں میں خود کو مصروف رکھتی تھی۔ رات کو عمر کے بستر کی زینت بنتی تھی۔ پھر کچھ دن سے وہ اس کے قریب بھی نہیں آ رہا تھا۔ پتہ نہیں اس کو وہ اپنی خوش قسمتی سمجھ رہی تھی کہ زندگی کا سکون۔ آج بھی کام سے فارغ ہو کے وہ بیٹھی تھی۔ شام کے 5 بجے تھے اور ہلکی ہلکی گرمی بھی تھی۔ موسم نہ گرم تھا نہ سرد، اکتوبر کی سستی بھرے دن تھے۔ دروازے پہ دستک ہوئی، باہر اس کی ساس نے
दरवाज़ा खोला। सामने उमर और एक लड़की खड़े थे और इन्हें देख के आयत की छठी हिस्स काम कर गई थी कि वो कौन है। अम्मी, मैंने रोजीना से शादी कर ली है। उसने आते ही माँ पे बॉम्ब फोड़ दिया था। अरे, ये क्या कह रहा है? कमबख्त क्या बकवास कर रहा है? उसकी माँ चिल्लाई थी और शोर की आवाज़ सुन के सब बाहर आ गए थे। पागल तो नहीं हो गया तू? उसके अब्बू भी चिल्लाए थे। मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं किया है और एक शादी मैंने आप लोगों की मर्जी से की है और निभाई भी है, पर रोजीना को मैं प्यार करता हूँ। एक मेरी पसंद की हो गई तो आफत नहीं आ गई। अगर मैं आपको नहीं ठीक लग रहा तो फिर यहाँ से इसे लेके चला जाता हूँ। वो गुस्से में बोला और ये इससे भी बड़ा धचका था क्योंकि उसकी दो बहनें थीं और वो अकेला कमाने वाला था। अगर वो भी चला जाता तो फिर सब धर्म भरम हो जाता और वो ऐसा नहीं चाहते थे कि कुछ भी ऐसा हो। और इस बात का फ़ायदा उठाया था उमर ने। उसकी माँ ने तो खूब रोना डाला, बाप ने भी काफ़ी लानत मुलामत की, पर उसके जाने की बात सुन के वो एकदम चुप कर गए। आयत को कोई फर्क नहीं पड़ा था। उसे मालूम था एक दिन ये होना है। वो चुप करके अपने कमरे में आ गई। तभी पीछे उसकी सास आई। आयत, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, मुझे माफ़ कर दो। ऐसा मत बोले खुदा के लिए, मेरे नसीब में यही लिखा था। बस वो इतना ही बोली थी। अगले दिन तक बात खानदान में फैल गई थी और आयत के भाई तक भी। और वो उसकी भाभी ये बात सुन के फौरन आए थे। सब लोग जमा थे और उसकी सास ससुर सर झुका के बैठे थे। मेरी बहन में क्या कमी थी, पूछ सकता हूँ तुमसे? उमर से आयत के भाई ने सवाल किया। कोई नहीं, पर इससे पहले ही मैं रोजीना को चाहता था और ये बात मैंने उसे पहली रात ही बता दी थी। एक नज़र उसने आयत को देखा और मैंने उसके हक में कोई कमी नहीं रखी है और ना रखूँगा। उमर ऐसे स्पाट लहजे में बात कर रहा था जैसे उसने कोई आयत को रख के एहसान किया है। तो तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ इसे छोड़ के जाऊँगा? आयत के भाई ने कहा। ले जाओ, मुझे पहले भी ज़रूरत नहीं थी, आज भी नहीं है। उसके इस जवाब पर एकदम से सब हैरान रह गए थे। जब ज़रूरत नहीं थी तो फिर इसे कबूल क्यों किया था? आयत की भाभी अब के बोली थी। माँ बाप की वजह से किया था, और अगर लेके जाना है ले जाओ, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। उठो आयत, जल्दी करो। उमर के माँ बाप चुप बैठे थे। आयत के भाई ने उसे हाथ पकड़ के उठाया। कोई लावारिस नहीं है मेरी बहन, तुम लोग खिलौना समझ के खेल लो इसके साथ। वो गुस्से में चिल्लाया। तो ले जाओ, मेरी तरफ से आज़ाद है। मैं अभी और इसी वक्त अपने होशो हवास में तलाक देता हूँ। 3 बार उसने उसे ये लफ्ज़ दोहराए थे, जैसे वो कोई बहुत बड़ा बोझ उस पर से उतार के फेंक रहा हो। और आयत चुप सादे खड़ी थी। वो चुप करके उमर के करीब आई थी, उसे चेहरे को देखा था और फिर एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे मारा। पहले मैं हक नहीं रखती, अब रखती हूँ। बद्दुआ है मेरी, कभी आबाद ना हो तुम। मेरा खुदा गवाह है, मैंने अपने सर आंखों पे बिठा के रखा, पर तुम इस लायक नहीं थे। ये कहकर वो बाहर की तरफ चली गई। आज फिर एक बार जिंदगी ने ऐसा झटका दिया था, पर अब आदत हो गई थी बार बार अजियत बर्दाश्त करने की। आंसू खुश्क हो गए थे। आयत घर आके उसके भाई भाभी उसे गले लगा के बहुत रोए, पर वो नहीं रोई। भाई, मेरा नसीब था, बस ये कहकर चुप कर गई। दिन गुजर रहे थे और उसके भाई भाभी ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया था। 3 साल कैसे बीते पता ही नहीं चला, जिसमें वजाहत का आना और फिर चले जाना, फिर शादी होना और वहां से भी जिंदगी का ख़त्म होना। अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए उसने स्कूल में टीचिंग शुरू कर दी थी। अच्छा स्कूल था। स्कूल की मैम के हस्बैंड अच्छे भले बिजनेसमैन थे और शहर के टॉप स्कूल में उसने किसी की सिफारिश से जॉब लगवा ली थी। उसकी पढ़ाई की फीस कम थी, पर जिस दिल से वो बच्चों को पढ़ा रही थी, सब टीचर भी अच्छी थी। स्कूल की मैडम की बेटी की शादी नज़दीक थी, सबको इनवाइट किया गया था। मेहंदी की रात थी, दूसरी टीचर्स के फ़ोन आ रहे थे। सब का मिल के जाने का इरादा था, पर आयत ने मना कर दिया था। पर टीचर्स नहीं मान रही थी और ख़ास मैडम ने 2 दिन ज़रूर बुलाया था। ना चाहते हुए भी उसने तैयारी कर ली थी। हल्के ग्रीन कलर के सूट में वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। हल्का फुल्का मेकअप और हल्की सी ज्वेलरी। सब टीचर्स आई थीं उसे लेने। रास्ते में खूब हल्ला गुल्ला कर रही थीं, एक दूसरे को छेड़ के।
اور آیت ان کی حرکتوں پہ ہنس رہی تھی۔ وہاں پہنچی، کیا خوب شاندار انتظام تھا۔ ارے ارم یار، تم میرے ساتھ ہی رہو۔ آیت اتنا ہجوم دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ یہی ہوں یار، کہیں نہیں جا رہی، چلو میڈم سے مل کر آتے ہیں۔ وہ رہی سامنے۔ ہاں چلو، سب اسکول کی میڈم کی طرف بڑھی تھیں۔ السلام علیکم میم، کیسی ہیں؟ بلاؤ جلدی اسے، باہر کہو میں بلا رہی ہوں، پتہ نہیں کہاں رہ گیا ہے۔ وہ شاید کسی کو بلا رہی تھیں۔ ارے وعلیکم السلام، کیسی ہو سب؟ بہت اچھے سے انہوں نے استقبال کیا تھا۔ ارے آیت ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ آیت کی خوبصورتی دیکھ کے تعریف کیے بغیر نہ رہ سکیں۔ سب سے الگ الگ لگ رہی تھی وہ۔ شکریہ میڈم۔ جی ماما، آپ نے مجھے بلا، اور اگلے الفاظ اس کے گلے میں ہی اٹک گئے تھے۔ سامنے وجاہت، اور وجاہت کے سامنے آیت کھڑی تھی، اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ہاں دلہے والے آ گئے ہیں، تم دیکھو انتظام۔ وجاہت، تمہیں کہہ رہی ہوں بیٹا۔ جی جی ماما۔ آیت کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس طرح زندگی میں کبھی اس کے سامنے بھی آ کے کھڑا ہو سکتا ہے۔ جیسے تیسے کر کے اس نے مہندی کا فنکشن گزارا، اور بار بار اس کی نظر اسی پہ تھی، اور ایک منٹ کے لیے بھی اس کی نظر وجاہت سے نہیں ہٹی تھی۔ کھانا شروع ہو گیا تھا۔ کھاتے کھاتے ایک دم سے کولڈ ڈرنک علم سے آیت کے کپڑوں پر گر گئی۔ ارے سوری یار، میں نے جان بوجھ کے نہیں گرائی، پلیز سوری۔ سامنے ہی میم نے دیکھ لیا تھا۔ ارے یہ کیا ہوا؟ روبی، روبی، یہ میڈم کو میرے کمرے میں لے کے جاؤ۔ آیت، اوپر میرے کمرے میں جاؤ بیٹا، وہاں جا کے آرام سے اسے صاف کرو، انہوں نے آیت کو دیکھ کے کہا۔ آیت اس ملازمہ کے پیچھے چلی گئی تھی، اور وجاہت پہلے ہی اس سے بات کرنے کی کسی موقع کی تلاش میں تھا۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ جائیں باجی، یہ ہے میڈم کا کمرہ، اندر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور وہ خود باہر کھڑی ہو گئی۔ روبی، تمہیں ماما بلا رہی ہیں، وجاہت نے ملازمہ کو کہا۔ جی صاحب، وہ کہہ کر باہر چلی گئی۔ 2 منٹ بعد وہ باہر آئی، اور اس کے سامنے وجاہت کھڑا تھا، اور آیت سائڈ سے ہو کر نکلنے لگی۔ تبھی وہ اس کے سامنے آ گیا۔ آیت، میری بات سنو پلیز، میرا راستہ چھوڑے، مجھے جانے دے۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر خود کے قریب کیا۔ ایک دم سے اسے اتنا قریب دیکھ کے آیت خود پہ قابو نہیں رکھ سکی، اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ مجھے مار لو، بے شک جان سے مار دو، میں گناہ گار ہوں تمہارا، بس معاف کر دو مجھے۔ اس کے ہاتھ بلا اختیار اس کے چہرے پر گئے تھے۔ آیت، تم نہیں جانتی، مجھ میں ہمت نہیں تھی تم سے معافی مانگنے کی، میں ایک رات بھی نہیں سکون سے سو سکا ہوں، معاف کر دو پلیز، مجھے چھوڑیں پلیز، میری جان بستی ہے، مجھے لگا تھا کہ میں بس شرط رکھ کے تم سے الگ ہوں گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، پر ایسا کچھ نہیں تھا، میں اور مر رہا تھا پل پل تمہاری ایک ایک بات کو لے کے۔ میں نے جتنا وقت بھی تمہارے بغیر گزارا ہے، تڑپ کے گزارا ہے، پلیز ایک بار اپنے منہ سے میرا نام لے لو، میں ترس گیا ہوں، معاف کر دو، اور پلیز کر دو بیٹا معاف، میرے بیٹے سے غلطی ضرور ہوئی ہے، پر وہ شرمندہ بھی ہے۔ اندر اس کی ماما اور اسکول کی میڈم آئی تھیں۔ ایک دم سے وجاہت نے اسے اپنی باہوں سے آزاد کیا۔ کتنے عرصے سے وہیں تھا، اب بھی نہیں آ رہا تھا، میں نے پتہ نہیں کیسے بلایا ہے اس کو، وہ چاہتا ہے تمہیں، یہ پاگل ہے، اس نے غلطی کی ہے، اسی لیے میں بھی معافی مانگتی ہوں، پر آیت، زندگی ایک جگہ بیٹھنے کا نام نہیں ہے بیٹا، مجھے اپنے بیٹے کی پسند پہ ناز ہے، پاگل ہے تمہارے لیے، ہسپتال پڑا رہا ہے۔ وہاں یہ آیت نے ایک دم اس کے منہ کو دیکھا۔ جس دن تم کسی اور کی ہو گئی تھی، مرنے کی کوشش کی تھی، اس نے، میں ماں ہوں، مجھ پر کیا بیتی ہوگی آیت، وہ اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، اور وجاہت کو اپنا لو بیٹا، غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں، اس سے بھی ہو گئی ہے، میں اسے ایسے تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، میم وہ ابھی اتنا ہی بولی تھی، میرے لیے کر لو قبول اسے، اگر اس نے پھر کچھ غلط کیا اس کی ذمہ دار میں ہوں، بیٹا ماں نہیں ہے تمہاری، میں ماں بن کے اپنے بیٹے کی خوشی کی تم سے بھیک، وہ اتنا ہی بولی تھی، ایسا مت کہیں، پھر مان جاؤ، میں پورے حق سے تمہارے بھائی سے تمہارا ہاتھ مانگنے جاؤں گی، شان سے اپنی بہو کو بیاہ کے لاؤں گی۔ آیت کے پاس لفظ نہیں تھے، وہ کیا کہے، پر میری شادی، اتنے الفاظ ادا ہوا تھا اس کے منہ سے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ ہی وجاہت کو، اسے ایسی ہی سزا ملنی چاہیے تھی، اسے پتہ لگے کیسا ہوتا ہے کسی کے ساتھ غلط کرنا، مجھے اپنے بیٹی کی خوشی پیاری ہے۔ اور آیت خود پر ضبط نہ رکھ پائی، اور وجاہت کی امی کے گلے لگ کے بہت دنوں بعد روئی۔ سب میں اعلان کر دیا تھا کہ میڈم کی بیٹی کی شادی کے بعد
सरप्राइज है सबके लिए। उन्होंने सबको घर में बता दिया था कि वजाहत के लिए लड़की ढूंढ ली है, जो कि अभी सबसे छुपी है। बारात का दिन था, पर उसकी माँ को तो जैसे रात को ही लगी थी मैं चली जाऊं आयत का रिश्ता मांगने। पर वो सुबह होते ही चली गई थी अपने शौहर के साथ आयत के घर, सबके काम जिम्मे लगा के। कोई बात नहीं उन्होंने उसके भाई भाभी से नहीं छुपाई थी, सब बात बता दी थी और अपनी और वजाहत की गलती की माफ़ी मांगी थी। पर उसका भाई अब की बार उससे उसकी रजामंदी पूछना चाहता था। मुझे मंजूर है भाई, आयत ने हाँ कर दी थी और सभी खुश थे। जो हुआ था गलती थी, जिसे सुधार भी वही रहा था। किसी को एतराज़ नहीं था क्योंकि वो वजाहत की पसंद थी। शादी ख़त्म होने के अगले दिन सब मेहमान जमा थे। किसी को नहीं पता था लड़की कौन है, बस ये पता था कि वजाहत का रिश्ता पक्का हो गया है। सबको बुलाया गया था, बहुत अच्छा इंतज़ाम किया था। वजाहत से सब पूछ रहे थे, सब दोस्त भी आए थे, पर उसने अभी तक अपना मुंह नहीं खोला था। जाहिद, अरमान, आसिम सब पूछ पूछ के थक गए थे। बताओ कौन है वो, देखो पीछे। सामने हल्के गुलाबी कलर की मैक्सी में तैयार हुई आयत बहुत प्यारी लग रही थी, किसी परी जैसी। सबकी आंखें खुल गई थीं। इतनी खूबसूरत लड़की, वजाहत की मंगेतर, सब उसकी किस्मत पर रश्क कर रहे थे। सबके सामने दोनों ने एक दूसरे को रिंग पहनाई और हॉल में शोर गूंजा था। और 2 माह बाद शादी का टाइम रखा था। मेरी हो बस तुम, वो उसे खुद के करीब करते हुए बोला। उसकी मोहब्बत को उसकी आंखों में साफ देख सकती थी वो। खुश भी बहुत थी, शादी की तैयारियां अच्छी चल रही थीं और वो आकर भी भाई से इजाज़त लेके अपनी पसंद की शॉपिंग करवाने ले जा रहा था। मॉल के बाहर उतरकर वो खड़ी थी। जब वजाहत गाड़ी पार्क करने गया था, आयत पीछे से उसे आवाज़ आई थी। उमर खड़ा था। कैसी हो? ठीक हूँ, मुझे माफ़ कर देना, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ तुम्हारा। मैंने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया था, तो मेरे साथ भी नहीं हुआ। छोड़ गई है वो मुझे। जैसी करनी वैसी भरनी है उमर। अभी वो इतना ही बोली थी। चले स्वीटी, पीछे से वजाहत की आवाज़ आई। शादी है मेरी, कुछ दिन में आइएगा ज़रूर। वो कह के वजाहत के साथ आगे निकल गई। वो खड़ा उसे जाता देख रहा था।